Hello students, so I hope you all are doing good. It's time for lecture number 9 of current electricity, which is all about combination of cells in series and parallel. बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसके क्वेश्चंस आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं. इसकी डेरिवेशन भी आ जाती है कई बार, वैसे बहुत ज़्यादा केसेस में ये नहीं आती है, बट इसके क्वेश्चंस थोड़े से हम प्रैक्टिस करेंगे, ज़रूरी है. राइट, सो लेट्स स्टार्ट. ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे हम लोग. कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इन सीरीज एंड पैरेलल. देखो अब फर्स्ट ऑफ ऑल एक बात करते हैं. लास्ट लेक्चर में मैंने सेल वगैरह के बारे में आप लोगों को कुछ बताया था, इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, ईएमएफ के बारे में, इन टर्म्स के बारे में हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था. राइट, अब सेल ठीक है हमारा. अब कॉम्बिनेशन ऑफ सेल की रिक्वायरमेंट क्यों है कि हमारे पास सेल था लेकिन हमें कंबाइन क्यों करना है? बहुत सिंपल लॉजिक है. एक सेल से जितना करंट मिलता है या पोटेंशियल डिफरेंस जितना मिलता है, अगर हमारे को उससे ज़्यादा रिक्वायर्ड हो तो हम क्या करें? तो हमारे को क्या करेंगे, मल्टीपल सेल्स कनेक्ट कर लेते हैं. बहुत एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ. आपके घर में बैटरी है, इन्वर्टर बैटरी होता है सबके घर में, ठीक है. अब आप देखोगे कई बार, अगर आपने सुना होगा, उस बैटरी के 6 ढक्कन होते हैं ऊपर से, कईयों के 6, कईयों के 8. वैसे ढक्कन से ज़्यादा रिलेट कर नहीं पाओगे, स्टिल मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि उसके अंदर एक्चुअली में जो आपके घर में मोस्टली बैटरीज होती हैं उनके अंदर सेल्स होते हैं, ठीक है. किसी बैटरी के अंदर 6 सेल, किसी के अंदर 8 सेल, 9 सेल वाली भी होती है, लेकिन जो जनरल बैटरीज होती हैं आपके घर में वो 6 सेल्स की होती हैं. और वो जो ढक्कन होते हैं ना अंदर, जिसके अंदर हम पानी डालते हैं, मैंने लास्ट लेक्चर में भी पानी और वो एसिड वाला कंसेप्ट समझाया था कि वो डालने से क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट कैसे घूमते हैं, इलेक्ट्रोलाइट का काम क्या है, एक एक चीज़ बहुत ज़्यादा डेप्थ में मैंने बताई थी. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में उस लेक्चर का भी प्रोवाइड मैं कर दूंगा, ठीक है. और आपके इन्फॉर्मेशन कार्ड भी आ गया होगा राइट साइड में, आप वो भी देख सकते हो, भी दिख जाएगा आप लोगों को. तो अगर अब मैं बात करूं, आपको सेल्स को कंबाइन करने की रिक्वायरमेंट क्या है? जहाँ पे हमारे को करंट ज़्यादा चाहिए वहाँ पे हमारे को सेल्स को कंबाइन करना है. फॉर एग्जांपल आपके घर की बैटरी, ठीक है, क्योंकि घर के अप्लायंसेस बड़े सारे हैं, एक साथ हम एक छोटे से सेल से नहीं चला सकते हैं. बहुत सिंपल है, इसलिए हमारे को बड़े सारे सेल्स को एक साथ लगाना पड़ता है और उसे कंबाइन, उस कॉम्बिनेशन को, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स को क्या बोलते हैं? बैटरी. याद रखो कि इसे बैटरी बहुत सिंपल है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स. क्लियर है ये लॉजिक? ठीक है. अब आगे बात करते हैं कि सेल्स को हम सीरीज में भी लगा सकते हैं और पैरेलल में भी लगा सकते हैं. अब देखते हैं कैसे. देखो, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, लॉजिक बहुत सिंपल है. अपनी रियल लाइफ से रिलेट करो चीजों को, घर के आसपास ही, अपने घर के अंदर ही देखो ना, बैटरी है कैसे काम करती है. बहुत अच्छी चीजें हैं इसके अंदर, मतलब मजा आता है, आपको पता लगेगा मतलब आपके आसपास चीज़ें वर्क कैसे कर रही है. यही तो फिजिक्स है यार. जैसे आपने 11th में पढ़ा मैकेनिक्स की, मोशन कैसे हो रहा है, चीज़ गिरी कैसे, किस एंगल पे गिरी है, क्या, ये सब चीज़ें. अब वही टर्म्स को हम इलेक्ट्रिसिटी में लेके जाएंगे. सारी चीज़ें आपके घर में, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, इलेक्ट्रिसिटी किस तरीके से काम करती है, अगर आप इतनी एम्पेयर की कोई बॉडी जिसको इतना करंट चाहिए तो कितनी वोल्टेज है, कितनी वोल्टेज है, उसकी सारी पावर वगैरह कितनी कंजप्शन है, सारी चीज़ें आप इंटरेस्ट लेने लगोगे अगर आप चीज़ों को अपनी रियल लाइफ से रिलेट करते हो. जो चीज़ें समझा रहा हूँ उसे रियल लाइफ में आप इम्प्लीमेंट करके देखो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में क्या, हाँ ये ऐसे रिलेट करती है, चीज़ें रिलेट करेंगी, ठीक है, तो मज़ा आएगा आपको पढ़ने का. अब कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स में फर्स्ट इज सेल्स इन सीरीज. सेल्स इन सीरीज बहुत आसान है. सेल्स इन सीरीज कुछ भी नहीं है इसके अंदर. देखो, वेरी सिंपल. देखो, 2 टर्मिनल्स हैं ए और सी, एक टर्मिनल बीच में है बी, 2 सेल्स हैं आपके E1 एंड E2, ठीक है. पॉजिटिव नेगेटिव आपको पता ही है, ठीक है. उसके बाद इनका एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी है. इंटरनल रेजिस्टेंस का लेक्चर अगेन आई एम रिपीटिंग दिस कि आपका लास्ट जो इससे पिछला लेक्चर है वो ये है, लेक्चर नंबर 8 है आपका. प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, करंट इलेक्ट्रिसिटी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है. तो ये R1 और ये R2 अलग अलग सेल है, अलग अलग इंटरनल रेजिस्टेंस होता है. अब ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है तो ऑब्वियसली जो करंट होता है सीरीज में वो सेम रहता है. तो मैंने करंट क्या ले लिया आपका I, तो पूरे सर्किट के अंदर करंट तो आपका I रहेगा, राइट. अब हमारे को कॉम्बिनेशन इसका कैसे वर्क करता है, एक चीज़ हमेशा याद रखो, मैं बार बार रिपीट करता हूँ, बार बार बताता हूँ कि डेरिवेशन जब करनी पड़ती है हमारे को, कुछ डेरिवेशन करके एक फॉर्मूला निकालना है, तो हमारे को ना पेपर में मैं बताता हूँ मिस्टेक क्या होते हैं, बच्चों से क्या गड़बड़ करके आते हो. स्टार्टिंग भूल जाएंगे, फिर ना अपने अगले पिछले वालों को बोलेंगे भाई बता दे, यार फ्रेंड नहीं है, भाई नहीं है, ये करके ना वो पूछते रहते हैं उससे, भाई स्टार्टिंग बता दे, बस आगे मैं कर दूंगा. तो स्टार्टिंग याद कैसे रखनी है वो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, ठीक है. स्टार्ट कैसे रखना है, बहुत सिंपल है. जहाँ पे भी आपको सीरीज में चाहे सेल्स दिखे चाहे रेजिस्टेंस दिखे,
आपको ये देखना है सीरीज में डिफरेंट क्या होता है। डिफरेंट मतलब सीरीज में आपका क्या डिफरेंट रहता है, V इज डिफरेंट, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहता है आपका, डिफरेंट रहता है। पोटेंशियल क्या होता है आपका, डिफरेंट होता है, इज डिफरेंट इन सीरीज। तो आपको क्या करना है, सिर्फ इसका यूज करना है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस का यूज करके निकालना होगा। जैसे आपने कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स इन सीरीज पैरेलल किया, सीरीज में क्या किया था, पोटेंशियल का यूज किया था। आप देख सकते हो, आप लेक्चर वो भी अपलोडेड है तो आप उसे भी देख सकते हो, ठीक है। अब इसमें भी हमें क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस का यूज करना है, क्योंकि डिफरेंट क्या होता है, सीरीज में करंट तो सेम आ गया, तो हम यूज करके इसका करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस का। कैसे करेंगे वो देखते हैं। अगर मैं बात करता हूँ पोटेंशियल डिफरेंस की, इसके अक्रॉस हमने एक फॉर्मूला भी किया था, मैं लिख भी देता हूँ, चलो। E इज इक्वल्स टू वी प्लस वी डैश था, ठीक है। अब ये क्या था, थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूं आप लोगों को। देखो ये चीज बहुत सिंपल है। अगर ये E आपका EMF का सोर्स था, EMF वगैरह भी क्लियर कर चुका हूं उस लेक्चर में, काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर था वो। अब E यहाँ पे उसका इंटरनल रेजिस्टेंस आ रहा है, उसकी वजह से करंट आएगा I, जो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी जाएगा। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है इसे यहाँ पे भी लगा सकते हो, बेसिकली इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो वो करंट इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी जाने वाला है, ठीक है। तो जो EMF है अप्लाई किया, उसकी वजह से दो पोटेंशियल मिला आपको, एक इसके अक्रॉस क्योंकि I है, यहाँ पे R है, और आपको पता है V इक्वल्स टू क्या होता है, IR, ठीक है। तो आपको एक पोटेंशियल यहाँ मिला। ऐसे ही यहाँ पे यार ऐसे भी लगा सकते हो आप, यहाँ पे भी लगा दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये I अब इसके अक्रॉस भी जाएगा, तो यहाँ पे एक पोटेंशियल मिलता है V डैश, जिसे क्या बोल दिया, IR। समझ गए, यहाँ से EMF के सोर्स से आपको दो पोटेंशियल मिले, एक ये और एक ये, पोटेंशियल ड्रॉप बोलते हैं इसे, V प्लस V डैश, और E इज इक्वल्स टू V प्लस IR मैं लिख सकता हूँ, और V इज इक्वल्स टू E माइनस IR। तो ये आ जाता है आपका पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टर्मिनल्स A एंड B। तो याद रखो कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टर्मिनल्स क्या होगा, EMF माइनस पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस। सिमिलरली यहाँ जाओ, अब मैं कहूँ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टर्मिनल्स AB, तो वो क्या होगा, मैं लिख सकता हूँ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB, अक्रॉस AB। बहुत सिंपल है, क्या लिखना है, VAB, ऑब्वियसली पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, क्या लिखोगे, VA माइनस VB। VA माइनस VB की वैल्यू कितनी होगी, E1 माइनस IR। आगे ना वही लॉजिक, VAB था, ये भी VAB था, E माइनस IR, यहाँ पे VAB है तो E1 माइनस IR। बिल्कुल सेम तरीके से दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल दिया, इसलिए मैंने ये एक्सप्लेन किया आपको पहले, राइट। तो अब ये चीज आपके दिमाग में चली गई होगी। VAB सिमिलरली हम VBC भी तो निकाल सकते हैं ना, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस BC, तो कितना आ जाएगा VBC की वैल्यू, अब तो आप लोग समझ गए होंगे चीज को, राइट। सो VBC इज E2 माइनस IR2, yes or no? But at the end we have to calculate potential difference across AC, so we can write, ये वाला पार्ट मैं रब कर रहा हूँ, आप लोग नोट कर सकते हो पॉज करके, राइट कर सकते हो। अगर अब मेरे को निकालना है VAB और VAC, सॉरी दैट इज VA माइनस VC, और मैं अगर एक काम और करूं इसके अंदर, इसे ऐसे लिख दूं, ऐसे भी तो मैं लिख ही सकता हूं। बेसिकली मैंने क्या किया है, प्लस माइनस VB कर दिया, क्योंकि हमारे को VA माइनस VB की वैल्यू पता है, VB माइनस VC की वैल्यू पता है, एक एरिया एक एरिया, बस ये दोनों वैल्यूज पुट कर दो यहाँ पे, कहानी खत्म। तो कितना आ जाएगा, E1 माइनस IR1 प्लस E2 माइनस IR2। थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, E1 प्लस E2 माइनस IR1 प्लस R2। क्लियर है, ये तो बहुत आसान है, राइट। इसे यहाँ पे मैंने किया बट। तो अगर अब आपको इसको, इन दोनों सेल्स को एक सिंगल सेल से रिप्लेस करना हो, और इन दोनों इंटरनल रेजिस्टेंस को एक सिंगल इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करना हो, तो आप ऐसे लिख सकते हो, VAC इज इक्वल्स टू E इक्विवेलेंट
माइनस आई आर इक्विवेलेंट। मैंने क्या किया, उन सेल्स के कॉम्बिनेशन को एक सिंगल सेल से रिप्लेस कर दिया, ऐसी दोनों रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन को एक आर इक्विवेलेंट से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दिया। जैसे 6 सेल्स को, घर के 6 सेल्स को एक बैटरी पूरी की पूरी रिप्लेस कर दिया। याद रखोगे ये चीज। तो आप क्या लिख सकते हो फाइनली, ई इक्विवेलेंट किसके इक्वल माना, E1 प्लस E2 के इक्वल। लॉजिक बहुत सिंपल है। और आर इक्विवेलेंट किसके इक्वल माना, R1 प्लस R2 के इक्वल, राइट। सो दिस इज योर सेल्स इन सीरीज, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इन सीरीज। बहुत आसान है, एक बार नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अब बात किसी करनी है, सेल्स इन पैरेलल, बहुत आसान है। सेल्स इन पैरेलल, ये सेल्स इन पैरेलल का काम मैंने घर पे 2-4 दिन पहले ही करा है। बताऊंगा क्या हुआ था एक्चुअली में। तो प्रैक्टिकली मैंने ये लॉजिक अपनी लाइफ में यूज़ किया। प्रैक्टिकली कहते हैं लाइफ में कोई यूज़ नहीं है इन चीज़ों का, मैंने किया है इसका यूज़ 2-3 दिन पहले। बताऊंगा क्या। देखो सेल्स इन पैरेलल कैसे होगा देखना है, तो ये भी बहुत सिंपल। चलो कोई ना। अब देखना ये कंसेप्ट किस तरीके से आपका वर्क करता है, ठीक है। ए टर्मिनल चलो मैं यहाँ ले लेता हूँ और बी को थोड़ा इधर ले लेते हैं। अब देखना किस तरीके से ये चीज़ वर्क करेगी। यहाँ I1, ये भी आपका I1, चलो वहीं लेते हैं। ये I लॉजिक समझ रहे हो, जितना करंट आया, I करंट आया, 2 पार्ट में डिवाइड हुआ। I1 जो किसकी वजह से, I2 इधर, I1 प्लस I2, I किस में डिवाइड होता है, I1 I2 में, ऐसे I1 प्लस I2 मिलके क्या बनाएगा आपका I। ये तो बहुत सिंपल लॉजिक है आपका। ये आपका फर्स्ट सेल, ये सेकंड सेल, दोनों के इंटरनल रेजिस्टेंसेस दोनों कनेक्टेड किसमें, आपके सीरीज में। कौन कौन से टर्मिनल्स के क्रॉस है, एक है आपका V। ये देखो आप अगर देखोगे, अगर मेरे को पोटेंशियल डिफरेंस वगैरह निकालना हो तो वो चीज़ की भी अभी हम बात करते हैं। देखो अब पैरेलल है, पैरेलल में कौन सी चीज़ डिफरेंट होती है, उसी का लॉजिक यूज़ करना। माइंड में ये चीज़ बिठा लो, डेरिवेशन के लिए सीरीज पैरेलल, चाहे रेजिस्टेंस हो चाहे बैटरीज हो आपके सेल्स, मतलब सॉरी, तो आपको ये याद रखना है बस डिफरेंट क्या होता है। डिफरेंट क्या होता है इसमें, करंट इज डिफरेंट, I इज डिफरेंट इन पैरेलल, I इज डिफरेंट इन पैरेलल। जब I डिफरेंट है पैरेलल में तो इसका यूज़ करो ना यार। कैसे करेंगे देखो, बहुत सिंपल है, किस तरीके से यूज़ करते हैं इसे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पोटेंशियल डिफरेंस वगैरह निकालना पड़ेगा, किस तरीके से निकालनी है वो चीज़ भी देखें हम। देखो अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस की बात करता हूँ यहाँ पे अगर पोटेंशियल डिफरेंस की तरफ बात करेंगे, इसके अक्रॉस, फर्स्ट सेल के अक्रॉस अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस की बात करता हूँ, यहाँ लिखता हूँ मैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेल 1, तो वो पोटेंशियल डिफरेंस मैं लिख देता हूँ, चलो V1, वो कितना आ जाएगा, E1 माइनस IR1, ठीक है। कितना आ जाएगा, E1 माइनस I1R1, सॉरी I1R1, ठीक है, क्योंकि अब करंट भी अलग हो चुका है। सिमिलरली पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेल 2 कितना आ जाएगा, V2, E2 माइनस I2R2, ये भी ठीक है। हमें क्या करना है, हमें निकालनी है करंट की वैल्यू। किसकी वैल्यू, करंट की निकाल लेते हैं। फिर करंट की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, अगर मैं थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करता हूँ इसे, वो आएगी E1 माइनस V1 अपॉन R1। सिंपल, आप लॉजिक लगाओगे तो बहुत आराम से ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है।
मैंने किसकी वैल्यू निकाली है? आपकी I1 की वैल्यू, I1। बहुत सिंपल है, माइनस को उधर भेजो, इसको इधर भेजो, बड़े आराम से हो जाता है। सिमिलरली इफ यू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ I2, E2 माइनस V2 अपॉन R2, ये भी सिंपल है। मैंने क्या कहा, वो चीज ढूंढनी है जो आपकी डिफरेंट है। अब हमने देख लिया जो I करंट था वो दो पार्ट में डिवाइड हुआ है, सो आई कैन राइट I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2। अब मैं क्या करूंगा, इसकी वैल्यू उठा के डाल दूंगा, E1 माइनस V1 अपॉन R1 प्लस E2 माइनस V2 अपॉन R2। चलो ये भी हो गया। अगर अब मैं इसे थोड़ा सा सॉल्व करूँ, सिंप्लीफाई करूँ कुछ इसके साथ, तो देखते हैं क्या बनता है। इसे थोड़ा सा पहले सेपरेट कर ले, या मैं ऐसे लिखूँ, इस तरीके से अगर मैं लिखूँ इसे, तो इतना ठीक है, राइट। अब मैं क्या करता हूँ, E वाले अलग करता हूँ, I वाले और V वाले अलग, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2। चलो ठीक है, ये तो फाइन। माइनस माइनस कॉमन ले लेते हैं। अगर मैं उधर से माइनस कॉमन लेता हूँ तो चलो अभी माइनस कॉमन नहीं भी लेते हैं, लेंगे तो ये बनेगा, ठीक है, ये आपका आ गया। अगर मैं इसका एलसीएम वगैरह लेता हूँ, कुछ इसे सॉल्व करें हम फर्दर, तो ये किस तरीके से बनेगा आपका। और अभी एक और चीज बताऊंगा आप लोगों को जो कि बहुत मेन है। यहाँ से अगर इसे और थोड़ा सॉल्व करें, E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2 माइनस, अभी एक इंटरेस्टिंग चीज आएगी यहाँ पे, इसे अभी मैं ऐसे लिख रहा हूँ, या चलो मैं अगर इसे लिखता भी हूँ अलग करके, अभी सेम रहते हैं, इसे सेम रखते हैं, ठीक है। यहाँ तक एक बार नोट कर लो ताकि फिर मैं रब करके आके आप लोगों को करवाऊँ। जल्दी से फटाफट से नोट करो इसे। तो यहाँ तक नोट कर लिया होगा आई थिंक। ये पार्ट मैं रब कर दूँ, या चलो यहाँ साइड में कर देते हैं, अभी रब करूँगा तो समझ आना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। रुका मैं इसी वजह ताकि नोट कर लो, मैं रब करूँ, बट रब करने से थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। बट एक चीज़ देखो अब आप लोग यहाँ पे ध्यान से, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेल V1 जो कि है, और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C2 जो कि है, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। अगर आप देखोगे V1 और V2 तो सेम नहीं होना चाहिए। क्यों? बिकॉज ये सेल्स तो पैरेलल में नहीं है। पैरेलल में जब भी आपके सेल्स होते हैं या कोई भी आपके रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन होता है, पैरेलल सर्किट में, बेसिकली पैरेलल सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम रहता है। घर के सप्लाई की बात कर लो, अगेन कहता हूँ प्रैक्टिकल लाइफ से, अपने रियल लाइफ से रिलेट करो चीज़ों को। आपके घर में पावर सप्लाई 220 वोल्ट की ही आ रही है, चाहे आप उससे फैन चलाओ चाहे एसी, फर्क नहीं पड़ता, आनी वो 220 वोल्ट ही है, राइट। तो आप कितनी मर्जी सेल्स को लगाओ पैरेलल में, कितनी मर्जी कॉम्बिनेशंस को लगाओ, उन सबके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहना चाहिए? सेम। तो आपका V1 और V2 जो कि इसके अक्रॉस और इसके अक्रॉस पोटेंशियल है वो क्या रहेगा? सेम। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, आपका जो V1 और V2, सिंस V1 and V2 आर सेम, सेम लिख सकता हूँ। ब्रैकेट में लिख लो पैरेलल कॉम्बिनेशन, सिंपल पैरेलल भी लिख लो आप लोगों के अंडरस्टैंडिंग के लिए, पेपर में लिख देना पैरेलल कॉम्बिनेशन है आपका। तो मैं लिख सकता हूँ V1 = V2 = V। मैंने मान लिया ऐसा कुछ कि ये V के इक्वल है। तो अब आपका ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, यहाँ पे कर देता हूँ। अब ये एक्सप्रेशन क्या बनेगा, ध्यान से देखना, ये चीज़ अब किस तरीके से आपकी वर्क करती है। और मैं अगर इसे ऐसे लेना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस पूरी टर्म को इधर भेजूंगा, इस टर्म को इधर भेजूंगा, तो कंफ्यूजन ना हो आप लोगों को। चलो पहले एक स्टेप लिख देता हूँ, उसके बाद ये काम करते हैं। I = E1 R2 E2 R1। मैं बिल्कुल उस तरीके से डेरिवेशंस करवाता हूँ कि बच्चा अगर पढ़ने में वीक भी है ना तो उसे भी समझ आ जाए कि आधी चीज़ें मैं अज्यूम करके नहीं चल रहा हूँ कि आप लोगों को आती है। तो एक एक चीज़ क्लियर करता हूँ। कई बार जो बच्चों को जल्दी चीज़ें समझ आती है उन्हें अनोइंग लगता है, आई अंडरस्टैंड, तो आप थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर लिया करो। माइनस V1 + V2, इसको तो कॉमन लेके V करके बाहर कर दूं मैं, V1/R1 + 1/R2
ये लॉजिक तो गया होगा आपके दिमाग में, ठीक है, इसलिए मैंने ये किया था। अब मैं रब करता हूँ आपका ये वाला पार्ट, ठीक है, नोट वगैरह आप लोगों ने कर लिया होगा। अब यहीं पे खत्म कर देंगे। अब आई को उधर भेजो, वी को उधर भेजो, जैसे पिछले वाले में निकाला था ना वैसे। वी मैं इसे लिख सकता हूँ एलसीएम लेके R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2 इंटू E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2, राइट, माइनस आई। अब इसको क्या करना है, उसके नीचे भेज दो। यहाँ पे सिर्फ हमें v चाहिए, जैसे पहले किया था बिल्कुल सेम। अब ये स्टेप बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आप लोगों को मैं उस तरीके से करवाऊंगा कि कंफ्यूजन नहीं हो। इसको पूरे के पूरे को नीचे भेजेंगे तो ऐसा कुछ आ जाएगा R1 राइट माइनस आई अपॉन R1 प्लस R2 अपॉन वाला तो चलो मैं लिख ही देता हूँ एक स्टेप, कोई बात राइट, इतना ठीक है। अब ये R1 R2 से R1 R2 तो गया, क्या बचा E1 R2 E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2 माइनस आई R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 आ गया ना। तो अब मैं क्या कह सकता हूँ, जो आपका E इक्विवेलेंट है वो क्या है E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2, और जो आपका R इक्विवेलेंट है वो क्या है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। अगर आप ध्यान से देखोगे ये बेसिकली है क्या, जो पैरेलल का लॉजिक होता है। देखा आपने ये चीज 1 अपॉन R इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। इसे आप क्या लिख देते हो 1 अपॉन R इज इक्वल्स टू R1 R2 R1 प्लस R2। समझ रहे हो ये चीज, ऐसा ही कुछ अब यहाँ पे आ रहा है, बिल्कुल सेम चीज आ रही है। तो अगर मेरा ये लॉजिक आया हुआ है जो कि आपको यहाँ दिख रहा है, मैं R इक्विवेलेंट को फर्दर क्या लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस अप टू 1 अपॉन Rn तक ऐसे चलता रहेगा, है तो पैरेलल का ही लॉजिक ना। सिमिलरली आप इसके लिए भी तो सेम लिख सकते हो ना। तो E इक्विवेलेंट के लिए क्या लिखोगे, सिर्फ इतना E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2। इसी से तो बना था ना, चेक कर सकते हो आप, इसी एक्सप्रेशन से तो ये बना है। तो मैं इसी को ऐसे ऐड करता जाता हूँ, क्या फर्क पड़ रहा है, ताकि आप लोगों को याद रखने में आसानी रहे। En अपॉन Rn, तो ये है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला एंड डेरिवेशन। देखो है तो वही चीज, सिंपल, हमने पैरेलल रेजिस्टेंस का किया था वही चीज आ गया, सेल्स में भी वही है, बस E1 अपॉन R1 आ गया। अपॉन वाली चीज भी सेम है, बस ऊपर E1 E2 ऐसे टर्म्स आपकी चलती रहेंगी। बहुत टफ बिल्कुल नहीं है ये टॉपिक, बहुत ईजी है, बस थोड़ी सी एक बार डेरिवेशन की रिटर्न प्रैक्टिस जरूर करनी है। नोट कर लो जल्दी से, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। तो कर लिया होगा नोट। अब आगे बात करते हैं हम कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट। देखो बहुत आसान है, इंपॉर्टेंट भी है, इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट इन सीरीज, मैक्सिमम आई इन सीरीज ऑफ सेल्स। जब सेल्स को हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो हम उनमें से मैक्सिमम करंट कैसे निकाल सकते हैं। बहुत सिंपल, बहुत बहुत ज्यादा सिंपल। बड़े सारे सेल्स लगा दो सीरीज में, इस तरीके से n नंबर ऑफ सेल्स हो जाएंगे आपके, ठीक है। यहाँ पे कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ले लो, इन सब के अपने अपने इंटरनल रेजिस्टेंस होंगे, और मैंने मान लिया ये सेल्स आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल याद रखना, आइडेंटिकल के लिए कंडीशन है, आइडेंटिकल मतलब सबका EMF E है, सबका EMF क्या आपका E, ऐसी सबका इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेम है, बिकॉज वो आइडेंटिकल है तो उनका EMF भी सेम और इंटरनल रेजिस्टेंस भी क्या है, सेम है। अगर अब मैं इस केस में बात करता हूँ टोटल EMF की, टोटल EMF बेसिकली होगा क्या, N इंटू E। होना क्या है, सीधे सीधे ऐड ही तो हो रहे हैं। हमने अभी देखा जब सेल्स आपके सीरीज में होते हैं तो E इक्विवेलेंट कैसे आता है, E1 प्लस E2 प्लस अप टू ऐसे EN तक आता है। हमारे केस में क्या हो रहा है, E प्लस E प्लस E प्लस E। तो आप बेसिकली क्या लिख सकते हो इक्विवेलेंट को, N इंटू E। बन गया ना।
आसान होती है चीज़ें, कुछ भी नहीं होता यार, बस आपको एक्सप्लेन करने वाला होना चाहिए भाई। आगे देखो, इंटरनल रेजिस्टेंस का भी करा था हमने टोटल। अगर मैं टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करूँ, टोटल या आर इक्विवेलेंट जो मर्जी लिखो यार, मैंने एन इंटू आर लिख सकता हूँ। ऐसा क्यों, अब आपको वो भी पता है। आर इक्विवेलेंट क्या आया था, R1 प्लस R2 प्लस अप टू Rn, ऐसा कुछ आया था। तो आर इक्विवेलेंट को आप क्या लिखोगे, R प्लस अप टू R, और आर इक्विवेलेंट को क्या लिख सकते हो आप, NR। ये टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस है। बट अगर मैं टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट की बात करूं, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, बिकॉज this total circuit also has an external resistance, right? तो वो क्या हो जाएगा, R plus NR। क्या बहुत टफ है? Obviously not। तो टोटल करंट कितना आ जाएगा, निकालना क्या हमारे को, मैक्सिमम करंट ही तो निकालना है, तो करंट पे तो खेलना पड़ेगा यार। चलो खेलते हैं। I इक्वल्स टू हमें पता है E बाय R होता है, यहाँ पे E कितना है, NE अपॉन R प्लस NR। कंडीशन इज वेरी क्लियर, but we have to find out the special case or condition where we get maximum current, correct? So there are two possibilities in this case. First possibility, if R is greater than NR, अगर आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस सारे इंटरनल रेजिस्टेंस के सम से भी बहुत ज्यादा है, तो उस केस में ऑब्वियसली NR क्या होगा, नेग्लिजिबल। बचेगा क्या, I is equals to NE upon R। I is equals to NE upon R। ये क्या सिग्निफाई करता है, ये बताता है कि आपका जो टोटल करंट है ना, वो एक सेल का जितना करंट आएगा, ये एक सेल का करंट आएगा आपका, एक सेल का जितना करंट आएगा उसके भी कितना होगा, n टाइम्स। उसके कितना होगा, n टाइम्स। n टाइम्स मतलब उन सेल को जितनी बार लगाते जाओगे करंट उतनी बार बढ़ता जाएगा। तो बेसिकली हमारे को करंट बहुत ज़्यादा मिल रहा है। याद रखोगे, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, एक सेल का जितना करंट आएगा E बाय R, ठीक है, उसका n टाइम्स आपको करंट मिल रहा है यहाँ पे। n यहाँ पे क्या, नंबर ऑफ सेल्स। तो जितने ज्यादा सेल लगाते जाओगे एक सेल का करंट मिलता जाएगा, ऐसी 2 का मिलेगा तो 2 आ जाएगा, फिर 3 4, ऐसी जितने सेल बढ़ते जाएंगे उतने आपका करंट बढ़ता जाएगा। याद रखोगे ये चीज। आगे देखते हैं, अगर मैं दूसरा केस लेता हूँ तो बेसिकली मैक्सिमम करंट तो आपको यही मिल रहा है। क्या मिल रहा है आपको, मैक्सिमम करंट यहीं पे मिल रहा है। बिकॉज दूसरी कंडीशन अगर मैं लगाता हूँ जो कि ये हो जाएगी, उस केस में कैपिटल R को नेग्लेक्ट करेंगे, NE अपॉन NR, तो I इज इक्वल्स टू E बाय R। तो यार ये तो वही नहीं आ जाएगा आपका कि जो एक सिंगल सेल के अक्रॉस आपको करंट मिल रहा है वही आपको N लगाने के बाद में मिल रहा है। उससे क्या फायदा, मैं बताऊंगा उससे क्या फायदा है। आप लोगों को ये चीज़ भी अभी आगे पता लगेगी जब मैं पैरेलल की बात करूंगा, फिर मैं बताऊंगा कैसे होती है ये चीज़ें। तो इतना याद रखो कि आपने देख लिया सेल्स को सीरीज में लगाते हैं तो आपको करंट बढ़ता हुआ मिलता है। यही तो लॉजिक है बैटरी का। एक छोटा सा सेल लोगे आप, जैसे घड़ी वाला सेल है, उससे घर के अप्लायंसेस थोड़ी ना चलेंगी, लेकिन जो बड़े बड़े सेल होते हैं जो बैटरी के अंदर है, उसके भी बड़े सेल, जैसे मैंने 6 की बात करी, एक से आपका घर के अप्लायंसेस नहीं चलेंगे, उसको 6 का कॉम्बिनेशन लगाना पड़ा। क्यों, एक से करंट मिलेगा, फिर 2 से ज़्यादा मिलेगा, 3 से ज़्यादा, फिर 4 से और ज़्यादा, 6 से काफ़ी ज़्यादा मिलता है। कैलकुलेशंस वगैरह करके ये पता लगता है कि मोस्टली घर के जितने अप्लायंसेस हैं, जो भी आपके वाट वगैरह बिल और जो भी आपका मीटर बिल जिस हिसाब से पास होता है, उस हिसाब से आपकी जो करंट आपके रिक्वायरमेंट है घर के अंदर, उस हिसाब से आपके घर में बैटरी लगी हुई होती है। ठीक है, तो वो 6 सेल वाला बिल्कुल सही रहता है, वही आपके घर में भी है। ये था आपका सेल्स इन सीरीज। साइड हो रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, कर लिया होगा नोट, राइट। आगे देखते हैं फटाफट से। अब बारी आती है आपकी पैरेलल की। करंट इन पैरेलल ऑफ सेल्स, पैरेलल कॉम्बिनेशन लिख लो यार, जो मुझे लिखो। अब पैरेलल किस तरीके से वर्क करता है, आप लोगों ने पैरेलल नेटवर्क अभी ड्रॉ किया ही था, समथिंग लाइक दिस। वही बात आ जाती है, आपको आइडेंटिकल सेल्स लेने हैं। जैसे बैटरी का एग्जांपल मैं बार बार बोल रहा हूँ, घर की बैटरी का, वो सारे सेल्स आइडेंटिकल होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको माइंड में रखनी होगी। वी हैव टू कंसिडर आइडेंटिकल सेल्स। याद रखना, करंट आई आया तो आई ही जाएगा। ठीक है, अब पैरेलल की अगर बात करते हैं, वही आप 1/r इक्विवेलेंट कैसे आता है इसके अंदर, 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r हो जाएगा यहाँ तो, राइट। अगर मैं इसे फाइनली लिखता हूँ
आर 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 ऐसे ऐसे करते करते 1 तक जाएगा आगे। तो मैं बेसिकली और इसे क्या लिख सकता हूँ, 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू m/r। m क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि m मैंने सीरीज सेल्स के लिए ले लिया, पैरेलल के लिए मेरे को m लेना है। कन्वेंशन अलग लिया करो, क्या बन जाएगा ये r/m। और अब पैरेलल की अगर मैं बात करूँ, पैरेलल में सेल्स का जो ईएमएफ है वो तो सेम ही रहता है, तो मैं उसे ऐड आउट तो करने नहीं वाला। तो टोटल ईएमएफ सेल कितना हो जाएगा, टोटल ईएमएफ सर्किट का कितना हो जाएगा, E टोटल आर इक्विवेलेंट इंटरनल वाला r/m है। रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट की बात करें तो r/m प्लस कैपिटल आर है, कैपिटल आर भी लगा देना आप लोग। कहाँ लगाऊं इससे, ये रहा कैपिटल आर भी आ गया आपका, ठीक है। तो अगर मैं टोटल करंट की बात करूं, बहुत सिंपल है, अब तो कुछ बचा ही नहीं, R प्लस r/m, और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो, EM अपॉन RM प्लस R। अब क्या करना है, इसी कॉम्बिनेशन, इसकी भी एक दो कंडीशन है, डिराइव कर दो। बहुत सिंपल है यार, बहुत आसान है। दो कंडीशन की अगर मैं बात करूं, फर्स्ट कंडीशन यही थी, R ग्रेटर देन NR, यहाँ पे ग्रेटर देन MR आ जाएगा, ऐसे कुछ हो जाएगा, या आप कह सकते हो R ग्रेटर देन R/m, इसके अंदर ही पुट कर देंगे हम, पता लग जाएगा। तो मतलब मैं ये वाला फैक्टर इग्नोर मारूंगा, तो बचेगा क्या, I इज इक्वल्स टू E/R। तो यार ये टोटल करंट सर्किट का वही है जो एक सिंगल सेल के अक्रॉस मिलेगा, तो हमारे को तो कोई फायदा नहीं होगा, समझ रहे हो, हमारे को तो मैक्सिमम करंट चाहिए। अब आगे देखो, नेक्स्ट कंडीशन, इफ कैपिटल R इज स्मॉलर देन R/m, तो क्या बनेगा आपका, I इज इक्वल्स टू, अब मैं ये कंडीशन लगाऊंगा E अपॉन R/m, क्योंकि कैपिटल R हो गया, इग्नोर, नेग्लेक्ट कर दिया, EM/R। तो यहाँ हमारे को करंट मैक्सिमम मिल रहा है, देख रहे हो ना ये चीज, करंट मैक्सिमम कैसे मिल रहा है हमारे को, यहाँ पे करंट तो मैक्सिमम देखो इसलिए मिल रहा है क्योंकि आपका m से मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब जितने जैसे जैसे सेल बढ़ते जाएंगे आपके, उतना ही आपका करंट बढ़ता जा रहा है, समझ रहे हो ये चीज। तो ये था आपका कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इन पैरेलल। इसके बाद अभी एक और चीज रह गई, वो फटाफट खत्म कर देते हैं, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, सीरीज और पैरेलल को उठा के दोनों कंबाइन मारेंगे। कंबाइन कैसे मारते हैं कि आपके सेल सीरीज में भी है, और मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ सेल सीरीज में, वही कॉम्बिनेशन बड़े सारे पैरेलल में है, मतलब 5 सेल सीरीज में है, फिर वही 5 5 5 5 ऐसे करके पैरेलल में भी है। देखते हैं उसके अंदर क्या होगा, टिल देन ये वाला नोट करो, जल्दी करो फास्ट। तो कर लिया होगा नोट, लास्ट रह गया, कर लेते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है बट हो जाएगा आराम से। मिक्स ग्रुपिंग बोलते हैं इसे। जैसे आपने सीरीज पैरेलल की मिक्स देखी होगी ना, एक क्वेश्चन होता है जिसके अंदर सीरीज पैरेलल दोनों लग रहे होते हैं, मतलब मोस्टली क्वेश्चंस तो आपको ऐसे ही मिलने वाले हैं। ऐसे ही है, आपके सेल्स आपके सीरीज में भी होंगे, पैरेलल में भी होंगे, समथिंग लाइक दिस। आपके सेल्स सीरीज में है, ऐसे इनका कॉम्बिनेशन पैरेलल में भी है। इस तरीके से बना सकते हो आप, ये वाला चाहे हटा दो कोई बात नहीं, लॉजिक फिर भी क्लियर ही है, कितने मर्जी कॉम्बिनेशन आप ले सकते हो ऐसे, ठीक है। इसकी भी जरूरत है, ये आपका एक्सटर्नल रजिस्टर है। अब क्या होगा इस केस के अंदर, वो चीज ध्यान से सुनना। यहाँ जो टोटल नंबर ऑफ रोज हैं, टोटल नंबर ऑफ रोज वो है n, मतलब एक रो के अंदर सेल भी कितने होंगे, n होंगे। बहुत सिंपल है, सारों की वैल्यू e है, सारे आइडेंटिकल है, याद रखें। सबका इंटरनल रेजिस्टेंस भी क्या होगा, सेम ही होगा। सबका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, सेम।
ये चीज भी आपको दिमाग में रखनी है। टोटल नंबर ऑफ रोज है आपके n, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स वो है m। कॉलम ये होता है ये, यहाँ तो आपको 3 दिख रहे हैं, कितने भी हो सकते हैं, मतलब 1 2 3 ये आपके। तो अब मैं एक चीज देखूं, मेरे को टोटल नंबर ऑफ सेल्स निकालने हो, वो कैसे निकलेंगे? टोटल नंबर ऑफ सेल्स बहुत सिंपल है, n इंटू एम हो जाएगा। कैसे? एक टोटल सेल, एक रो के अंदर कितने सेल है? n, टोटल रोज कितनी है? m। आ जाएंगे सर। एग्जांपल दूं, सपोज करो एक रो के अंदर 5 सेल है, मेरे पास 3 रो है, तो टोटल सेल कितने हुए? 5 इंटू 3। सिंपल लॉजिक है। आगे देखते हैं। अगर मैं बात करता हूँ आपकी इस कॉम्बिनेशन की, कि इस टोटल कॉम्बिनेशन का ईएमएफ कितना होगा, तो वो देखते हैं। टोटल ईएमएफ इस केस में होगा आपका n इंटू ई। अब ये चीज सुनना ध्यान से, बच्चे कंफ्यूज होते हैं कैसे n। अगर मैं एक बात करता हूँ, सिंपल सुनो, सीरीज की, सीरीज के अंदर अभी हमने पिछले जब निकाला था सीरीज वाला लॉजिक, तो हमने एक चीज करी थी, जो आपका टोटल ईएमएफ आया था वो n इंटू ई आया था, देखा था ना। E इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू E प्लस ई प्लस ई प्लस ई, वही चीज होगी। n ई आ गया यहाँ पे। अब मतलब एक पूरे कॉम्बिनेशन का, इसको मैं अगर एक से रिप्लेस करता हूँ, उसका n ही आ गया, तो ऑब्वियसली उसके नीचे वाले का इसका भी n ही होगा, इसका भी n ही होगा। अगर मेरा इस वाले का n ही आया इस वाले का, तो ऑब्वियसली इसका भी तो n ही आएगा, इसका भी तो n ही आएगा। सिंपल नहीं है, क्योंकि सारे के सारे आइडेंटिकल हैं। सेम नंबर ऑफ आपके बैटरीज भी कनेक्टेड है, सेल सॉरी सेम नंबर ऑफ सेल्स कनेक्टेड है। चलो यहाँ पे दिमाग में जाता, इतना तो आप लोगों को पता है कि अगर ये इसका जो भी पोटेंशियल आएगा वही तो पैरेलल में सेम रहता है, तो इसका और इसका सेम नहीं रहेगा। लॉजिक सेम है, समझ रहे हो ये चीज? पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहता है, तो जो इसका आएगा वो इसका आएगा, वो इसका आएगा, तो सबका मिला के जो टोटल आने वाला है वो n ई आने वाला, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आगे बात करें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की। अगर हम बात करते हैं 1/R इक्विवेलेंट, यहाँ पे समझनी है चीज, 1/NR प्लस 1/NR प्लस 1/NR। 1/R क्यों नहीं कर रहा मैं, NR क्यों कर रहा हूँ? बिकॉज इस बार पैरेलल में आपका एक रेजिस्टेंस नहीं लग रहा, ये पैरेलल पूरे कॉम्बिनेशन का है, समझ लो। अगर मैं इस कॉम्बिनेशन को ऐड करता हूँ तो एक बनेगा ना यहाँ पे, समझ रहे हो? तो एक कॉम्बिनेशन का, इसका पूरे एक सीरीज का कितना रेजिस्टेंस आता है? NR, वो हम देख चुके हैं। ऐसे नीचे वाले का कितना आएगा? NR, उससे नीचे वाले का कितना आएगा? NR। तो मैंने सबको NR को किस में लगा दिया? पैरेलल। लॉजिक क्लियर हो जाना चाहिए। बस अब आगे क्या बचा? 1/R इक्विवेलेंट। जब आप इन सबको ऐड करोगे 1 + 1 + 1 ऐसे करते जाओगे, तो 1/R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? M/NR। R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू NR/M। बहुत टफ नहीं है, बहुत इजी है ये, ठीक है। और अगर मैं वही टोटल रेजिस्टेंस की बात करूं, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, तो वो क्या हो जाएगा? R + NR/M। M क्यों आया? कितने नंबर ऑफ आपके कॉलम्स हैं। क्लियर? अब नेक्स्ट क्या है? कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट। कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट भी बहुत आसान है। कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट कैसे निकलेगी वो देखो, इसमें थोड़ा सा अलग होता है, देखते हैं किस तरीके से ये चीज आपकी वर्क करेगी इसके अंदर। चलो लेट्स सी। I इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? NE/R + NR/M आ जाएगा। ये कंडीशन आ रही है नहीं आ रही है? चलो एक बार यहाँ तक नोट कर लो, ठीक है। उसके बाद मैं कुछ पार्ट रब करूंगा, फिर मैं यहीं कहीं कर दूंगा। यहाँ तक एक बार फटाफट से नोट करो जल्दी। तो कर लिया होगा नोट आप लोगों ने, ठीक है। अब आगे देखें इसी कॉम्बिनेशन को, यहाँ तक हमने कर लिया। अगर मैं एलसीएम लूँ तो MNE/MR + NR हो सकता है, बट यार यहाँ से हमारे को मैक्सिमम करंट तो मिला नहीं। मैक्सिमम करंट कैसे मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, वो चीज़ देख लेते हैं। यहीं पर कर देता हूँ, चलो। रफ करने वाला था मैं, इसलिए टाइम दिया आप लोगों को, बट कर देंगे यहीं पे एडजस्ट। अब देखना, ध्यान से सुनना, करना क्या है। हमारे को MR + NR = 0 रखना है।
समझ रहे हो ये चीज? अब ये कैसे वर्क करेगी देखना। इसको मैं लिख सकता हूं रूट एम आर स्क्वायर प्लस रूट एन आर स्क्वायर। बात तो एक ही है, समझ रहे हो? और अगर मैं इसके अंदर अब कर दूं रूट एम आर स्क्वायर प्लस रूट एन आर स्क्वायर प्लस 2 रूट एम एन आर माइनस 2 रूट एम एन आर माइनस 2 रूट एम एन आर। बेसिकली मैं क्या बना रहा हूँ, क्वाड्रेटिक फॉर्म। मैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये क्या बन जाता है, लिख सकता हूँ a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ये बचेगा आपका 2 रूट एम एन आर। समझ रहे हो ये चीज? मैंने क्या करा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो वो क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर कर दिया। अब इसको क्या करो, 0 के इक्वल पुट कर दो। याद रखो कि बिकॉज इसे क्यों नहीं रख रही, ये स्क्वायर टर्म नहीं है तो ये नेगेटिव आंसर दे सकती है, बट ये स्क्वायर टर्म है, ये नेगेटिव आंसर कभी नहीं देती। पता होगा आप लोगों को। दैट्स वाई बच्चे पूछते हैं कि सर हमने इसको क्यों नहीं किया, इसको क्यों किया। रीजन दे रहा हूँ, अगर मैं इसे करता हूँ तो ये स्क्वायर टर्म नहीं है, स्क्वायर रूट वाली टर्म है, और उसमें अगर नेगेटिव आ गया तो आपका आंसर में इमेजिनरी आंसर भी आ सकता है, और आपको नेगेटिव आंसर नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? आपकी 4 टर्म है, एम है, क्या नंबर ऑफ कॉलम नेगेटिव हो सकते हैं? ऑब्वियसली नॉट। क्या रेजिस्टेंस की वैल्यू नेगेटिव होती है? नेवर। एन की वैल्यू, नंबर ऑफ सेल्स के, ऑब्वियसली नंबर ऑफ सेल्स आपके नेगेटिव नहीं हो सकते, एंड अगेन इंटरनल रेजिस्टेंस भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। ठीक है, सो हमें ये 0 के इक्वल पुट करना है, कहानी खत्म हो जाएगी। फिर तो रूट एम आर इज इक्वल्स टू रूट एन आर, फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे, आपकी एम आर इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, एन आर। फाइनली आर इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका, एन आर बाय एम। आर किसके इक्वल आएगा, एन आर बाय एम। बहुत काम आती है ये चीज। तो आप देख रहे हो बेसिकली जब ये चीज इसके इक्वल हो जाएगी, ये दोनों जब इक्वल होंगे, मींस योर वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बिकम इक्वल टू द टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, देन द करंट इन द सर्किट इज मैक्सिमम। लॉजिक दिमाग में बिठा लो, ठीक है। व्हेन R इज इक्वल टू, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिख रहा हूं मैं, इतनी मेहनत नहीं करता मैं कभी कभी, मैं इंपॉर्टेंट है इसलिए लिख रहा हूं। When R is equal to total internal resistance of the circuit, then I is maximum. Then I is maximum. गई दिमाग में? गई होगी, क्यों नहीं गई होगी? दोबारा देख लेना, दोबारा चली जाएगी। रिवाइंड करो, पॉज करो, जो मर्जी करो यार, आराम से नोट कर लो। थोड़ा साइड हो जाता हूँ, चलो स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो, नहीं तो इस मोमेंट को पॉज करके देख लेना। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर टुडेज लेक्चर। आई थिंक बहुत अच्छे से आप लोगों को चीज़ समझ आ गई होगी। नहीं आए तो रिवाइंड करके देखो, नोट साथ के साथ बनाओ, डेरिवेशन इसकी जरूर कर लेना, ठीक है। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय, टेक केयर।